नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 2017 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडबी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टेट के 2011 से लेकर 21-22 तक जो भी पेपर हुए थे उसका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का जो पेपर है वो सभी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा। बी, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा। सी, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव द्वारा। या फिर डी, सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा। तो दोस्तों, इन चारों में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है ये पूछा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीखने का समग्र सिद्धांत। तो दोस्तों, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल द्वारा नहीं दिया गया। तो दोस्तों, क्लासिकल हॉल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होकर सीखने के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए, क्रो एवं क्रो। बी, गाल्टन। सी, रॉस। या फिर डी, वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाल्टन। तो दोस्तों, सुजन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजन शास्त्र में मानव के अनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए, क्रेशमर। बी, युंग। सी, कैनन। या फिर डी, स्प्रेंजर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैनन। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है। जहाँ कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, वहीं क्रेशमर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। ए, कोल एवं ब्रूस का। बी, ड्रेवल का। सी, डिहान का। या फिर डी, क्रो एवं क्रो का। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए, बाल्यावस्था। बी, शैशवावस्था। सी, पूर्व किशोरावस्था। या फिर डी, मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्व किशोरावस्था। तो दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था की उम्र की बात करें तो 10 से लेकर 14 वर्ष की मध्य की उम्र की पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। इस उम्र में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होता है। इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? ए, सीखने का वक्र। बी, सीखने का पठार। सी, स्मृति। या फिर डी, अवधान। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीखने का पठार। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ए, मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। बी, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। या फिर डी, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए, कोहलर। बी, पावलोव। सी, थॉर्नडाइक। या फिर डी, गेस्टाल्ट। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉर्नडाइक। प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ए, 22। बी, 23। सी, 24। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
यानी कि 23। तो दोस्तों मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य की संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए हॉल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हेगार्टी ने, या फिर डी स्किनर ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्किनर ने। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड या पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, या फिर डी अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों कॉलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया। कॉलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ए केटेल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नन, या फिर डी स्किनर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केटेल। तो दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड केटल ने किया। आगे बुद्धि केटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान ना हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करने की क्षमता है। नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ए समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता, या फिर डी समस्या समाधान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सृजनात्मकता। तो दोस्तों मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है। शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है। इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। नेक्स्ट, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ए सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि, या फिर डी सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। तो दोस्तों डैनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से था। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। इसके कोई व्यक्ति अभावात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या फिर डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ए ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग, या फिर डी विश्लेषण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्ञान। तो दोस्तों ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के तीव्र क्षेत्रों की पहचान की। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोप्रेरणा क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम स्तर हैं। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा। ए क्षेत्रीय अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। तो दोस्तों ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्या को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, या फिर डी ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यालय का असहयोग। तो दोस्तों
अधिगम का पठार वह स्थिति है जब व्यक्ति की सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती, व्यक्ति की सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा और प्रेरणा की कमी अधिगम के पठार के कारण है, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के इस परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ए. गेट्स एवं अन्य, बी. मॉर्गन और गिलीलैंड, सी. स्किनर, या फिर डी. क्रोनबेक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेट्स व अन्य। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? ए. व्यक्तित्व का, बी. पढ़ने की दक्षता का, सी. बुद्धि का, या फिर डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि का। तो दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का मापन करता है, यह संज्ञानात्मक क्षमता की। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ए. फ्रॉयड, बी. यूंग, सी. मन, या फिर डी. अल्पोर्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूंग। तो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल यूंग ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करती है। इसके विपरीत एक बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान दूसरे लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए. आर्थिक तत्व, बी. सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी. शारीरिक तत्व, या फिर डी. वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो दोस्तों बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसियों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बच्चों को पारिवारिक परिवेश और आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए. मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, बी. अनियमित विकास का नियम, सी. दूरगामी विकास का नियम, या फिर डी. कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरगामी विकास का नियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए. अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी. निरंतर विकास का सिद्धांत, सी. परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर डी. समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया है से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पावलोव ने किया था। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? ए. गोसेल, बी. हरलॉक, सी. मेरेडिथ, या फिर डी. डगलस और हॉलैंड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरलॉक। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए. ड्रेवर, बी. मैकडूगल, सी. थॉर्नडाइक, या फिर डी. वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकडूगल। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है? ए. डमविल का, बी. रॉस का, सी. मन का, या फिर डी. मैकडूगल का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डमविल का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ए. तत्परता का नियम, बी. अभ्यास का नियम, सी. बहुअनुक्रिया का नियम, या फिर डी. प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुअनुक्रिया का नियम। तो दोस्तों शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने सीखने के विभिन्न नियम प्रतिपादित किए हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम प्रतिपादित किए हैं, जैसे कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम।
इसी प्रकार बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर गौड़ नियमों में शामिल है। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, या फिर डी चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 30। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक, बी स्पीरमैन, सी वर्नन, या फिर डी स्टर्न। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीरमैन। तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीरमैन ने किया था। स्पीरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों जैसी सामान्य और निश्चित कारक का संगठक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।